दोस्ती हो या बिजनेस, हिसाब किताब जरूरी है। जहां भरोसा और हिसाब साफ होता है वहीं साझेदारी की बात होती है। तो आज हम इसी टॉपिक से रिलेटेड साझेदारी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वेलकम टू फीके एजुकेशन स्टूडेंट्स। मेरा नाम है आकाश रजक, जो कि आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटेंसी, जिसको हम लेखा शास्त्र कहते हैं, और हिंदी में हम इसके लेक्चर्स आपके लिए लेके आए हैं, जहां पे आज हम साझेदारी का परिचय, जो कि इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यदि हम साझेदारी की बात करें, साझेदारी का मतलब क्या होता है? साझेदारी का मतलब होता है पार्टनरशिप। तो हमारे भारत में जो भारतीय साझेदारी अधिनियम, जिसको हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहते हैं, जो कि 1932 में आया था, इसके अनुसार किस चीज को हम साझेदारी कहते हैं? तो जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यवसाय चलाते हैं, बिजनेस चलाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप या साझेदारी बोलते हैं। अब यहाँ पे जो लाभ होता है वो साझा करने का उद्देश्य होता है इनका, है ना। तो जो भी धंधा या जो भी बिजनेस या व्यवसाय जो व्यक्ति करते हैं, वो व्यक्ति मिलके उस बिजनेस को क्या करते हैं? चलाते हैं, ताकि उससे जो भी लाभ या हानि हो वो क्या करें? वो आपस में एक दूसरे से मिलके बांट सकते हैं। तो यदि हम बात करें, जैसे कोई एक्स पर्सन है और कोई वाई पर्सन, ये दोनों मिलके क्या करें? किसी एक साझेदारी को जन्म दें या फिर एक साझेदारी को फॉर्म करें, पार्टनरशिप को फॉर्म करें। तो ये जो साझेदारी बनेगी इनके बीच में, तो जो भी लाभ हानि या प्रॉफिट या जो लॉस, हम जिसको लाभ हानि बोलते हैं, वो लाभ हानि जो भी होगा वो आपस में क्या करेंगे? बांटेंगे। तो ये कौन सा अधिनियम हमें बताता है कि पार्टनरशिप क्या होती है? तो ये बताता है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। यदि हम आगे बात करें साझेदारी की विशेषताएं के बारे में, फीचर्स के बारे में, तो क्या क्या है? सबसे पहला तो दो या दो से अधिक व्यक्ति इसमें होने चाहिए, कम से कम दो या दो से ज्यादा व्यक्ति उसमें होने चाहिए। इसके बाद है अनुबंध द्वारा घटित। अनुबंध मतलब इनके बीच में कुछ डीड होगी या कुछ एग्रीमेंट होगा, है ना, जिसको हम अनुबंध बोलते हैं। वो एग्रीमेंट के द्वारा क्या होगी? पार्टनरशिप या जो साझेदारी होगी वो बनेगी। लाभ बांटने का उद्देश्य, इनमें जो भी होगा लाभ होगा या हानि होगी, वो उसका उद्देश्य होगा व्यवसाय का, कि जो भी उससे लाभ या हानि होगी वो आपस में जो साझेदार होंगे, पार्टनर्स होंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। व्यवसाय का संचालन साझे में, मतलब जो भी व्यवसाय है उसको पार्टनरशिप में चलाएंगे, साझे में, साझेदारी में चलाएंगे। कोई स्वतंत्र कानूनी अस्तित्व नहीं, इसका कोई इंडिपेंडेंट या सेपरेट एंटिटी नहीं होती। जो पार्टनरशिप होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं, जो साझेदार होते हैं, वही उसी से क्या होती है? ये साझेदारी चलती है। इसके अलावा असीमित उत्तरदायित्व। असीमित उत्तरदायित्व का मतलब होता है, जैसे हमने बात करी एक्स और वाई की, कि ये दोनों किसी साझेदारी में बिजनेस में आए, भले एक्स 1,00,000 रुपए जो है वो पूंजी लगाता है, कैपिटल लगाता है, और ये 2,00,000 रुपए पूंजी लगाता है, मगर यदि कभी किसी वजह से यदि बिजनेस क्या हो जाए? इंसॉल्वेंट हो जाए, या एक तरीके से हम बोलते हैं दिवालिया घोषित हो जाए, तो ये जो एक्स होगा और ये जो वाई होंगी, इनकी जो दायित्व होंगे, उत्तरदायित्व होंगे, या असीमित होंगे। असीमित का मतलब होता है अनलिमिटेड। ऐसा नहीं है कि एक्स ने यदि 1,00,000 की पूंजी लगाई है तो वो खाली 1,00,000 तक के लिए ही क्या है, दायित्व रहे, नहीं, ऐसा नहीं होता। या वाई 2,00,000 तक के लिए ही उसका दायित्व रहे, ऐसा भी नहीं होता। तो क्या होता है साझेदारी में, कि इनका जो दायित्व होता है, उत्तरदायित्व होता है, ये अनलिमिटेड, असीमित होता है। मतलब वो उनकी जो पूंजी होती है उससे ज्यादा भी यदि व्यवसाय को नुकसान होता है, तो वो अपने जो पर्सनल जो भी एसेट होंगे या जो पर्सनल चीजें होंगी, उनको भी बेच के क्या करना पड़ेगा? उनको अपना जो एक तरीके की उत्तरदायित्व है या फिर एक तरीके की लाइबिलिटी है, वो क्या करनी पड़ेगी? पे करनी पड़ेगी। यदि हम आगे देखें तो साझेदारी डीड या विलेख, पार्टनरशिप डीड की यदि बात करें, तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है? तो कहीं ना कहीं ये लिखित दस्तावेज होते हैं, है ना। लिखित मतलब रिटर्न होते हैं, किनके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। ये ओरल भी होते हैं, मतलब मौखिक भी होते हैं, मगर ज्यादा अच्छा रहता है कि यदि हम उसको लिखित में रहें, ताकि जो पार्टनर्स हैं या जो साझेदार हैं, वो आगे जाके अपने जो वादे हैं या जो उनके प्रॉमिस है उस पे मुकरे। मतलब यदि वो रिटर्न होंगे तो ये प्रूफ होंगे कि जो पार्टनर्स हैं, वो पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, या जो साझेदार हैं वो क्या कर रहे हैं? एग्री कर रहे हैं, मान रहे हैं कि वो इस चीजों को इस तरीके से क्या करेंगे? बांटेंगे। इसी को हम बोलते हैं क्या? पार्टनरशिप डीड। तो ये क्या होता है? एक एग्रीमेंट होता है, रिटर्न ओरल दोनों हो सकता है ना। इसी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। इसके अलावा इसमें क्या क्या होता है? साझेदारी का नाम होता है पूंजी, मतलब कितना कैपिटल, लाभ हानि का जो रेशियो होगा, प्रॉफिट लॉस का जो रेशियो होगा वो, ब्याज मतलब कोई भी इंटरेस्ट अगर पार्टनर्स को मिल रहा होगा कैपिटल पे, पूंजी पे, या किसी भी तरीके का इंटरेस्ट फर्म ब्याज दे रहा होगा उनकी किस पे? ड्रॉइंग्स पे, है ना। इसके अलावा जो कमीशन होगा या कार्य का विभाजन, ये सारी जानकारी हमारी काय के अंदर होती है? पार्टनरशिप
डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या है? एक पेपर है या एक एग्रीमेंट है जहां पे पार्टनर्स जो भी चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में, जो भी चीजों को बांटेंगे, लाभ को, हानि को, कितनी पूंजी होगी, व्यवसाय का नाम क्या होगा, कहाँ उसका एड्रेस रजिस्टर्ड होगा, आगे जाके वो किसी तरीके का अगर दोनों में डिस्प्यूट या किसी तरीके के अनुभेद हो जाते हैं या फिर मतभेद हो जाते हैं, उन मतभेदों को किस तरीके से सुलझाया जाएगा, ये सारी चीजें काय में मेंशन होती है, पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है। यदि हम बात करें यदि साझेदारी विलेख नहीं है तो, है ना, अब विलेख नहीं है तो मतलब क्या होता है? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सिंपल है, लाभ जो हानि होती है वो बराबर बांटे जाते हैं। बराबर मतलब इक्वल बांटे जाते हैं। इसके अलावा कोई ब्याज या वेतन नहीं दिया जाता, किसी भी तरीके का इंटरेस्ट पार्टनर्स को नहीं दिया जाता है, नो इंटरेस्ट। क्लियर? इसी के साथ निकासी, निकासी मतलब यदि किसी तरीके का लोन पार्टनर फर्म को देगा या पार्टनर व्यवसाय को देगा तो उस व्यवसाय पे, जो व्यवसाय है हमारा, उसको 6% प्रति वर्ष ब्याज देना ही पड़ेगा। तो ये अगर इनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है, नहीं होगी तो हमें याद रखना है जो भी प्रॉफिट लॉस होगा, लाभ हानि होगी, वो क्या हो जाएंगे? इक्वल। कोई भी चीज हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, ना ही इंटरेस्ट, ना ही सैलरी, ना ही कमीशन। इसी तरीके से जो लोन होगा उस लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा हमें 6% पर एनम। तो किसी भी तरीके का यदि लोन फर्म को, व्यवसाय को साझेदार देता है तो उसको 6% प्रति वर्ष के हिसाब से देना पड़ेगा। अब यदि हम नेचर देखें पार्टनरशिप का, तो सबसे पहला हमारे प्रकृति क्या है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, है ना, दो या दो से अधिक व्यक्ति एक व्यवसाय स्थापित करते हैं। क्या स्थापित करते हैं? बिजनेस स्थापित करते हैं, व्यवसाय स्थापित करते हैं और उसके लाभों या एवं हानियों की भागीदारी के लिए सहमत होते हैं। मतलब उस व्यवसाय से किसी भी तरीके का लाभ या किसी भी तरीके की हानि होती है तो उस लाभ या हानि के लिए वो क्या करते हैं? एग्री करते हैं कि नहीं, जो भी उससे फायदा नुकसान होगा वो हम क्या करेंगे? बांटेंगे। तो वह साझेदारी या भागीदारी में माने जाते हैं। मतलब वो काय में माने जाते हैं? पार्टनरशिप में या भागीदारी में या साझेदारी में माने जाते हैं। साझेदारी के बारे में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 जो कि अभी हमने डिस्कस किया, 1932 का जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट या भारतीय साझेदारी अधिनियम है, उसके भाग 4 में सेक्शन 4 में बताया गया है, क्या बताया गया है? कि साझेदार उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है जो एक जैसे व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए सहमत है, जिसका संचालन उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा किया जाता है। मतलब सब मिलके उस बिजनेस को, व्यवसाय को चलाते हैं या उनमें से किसी एक, कोई एक जो व्यक्ति है वो व्यक्ति सारे डिसीजन जो भी बिजनेस से रिलेटेड होते हैं वो क्या करता है? लेता। तो इसको हम क्या बोलते हैं? साझेदारी बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं, जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के सेक्शन 4 के अंदर क्या होता है? डिफाइन होता है। यदि हम आगे बात करें, जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत रूप से साझेदारी में सम्मिलित होता है तो उस साझेदारी, उसे साझेदार कहते हैं। मतलब जो भी उस साझेदारी में हिस्सा रखेगा उसको हम क्या बोलते हैं? साझेदार। साझेदार मतलब होता है पार्टनर। क्लियर? और एक साथ मिलकर फर्म कहलाते हैं। जब ये एक्स की और वाई की और जेड की सबकी बात होती है तो ये सब मिलके क्या कहलाते हैं? फर्म कहलाते हैं। ठीक है? जिन नाम के अंतर्गत व्यवसाय संचालित होता है उसको फर्म का नाम दिया जाता है। जैसे बाय चांस एक्स वाई जेड जो है साझेदार, वो किसी कंपनी को चलाते हैं तो ये कंपनी का नाम बाय चांस हो गया एक्स वाई जेड लिमिटेड या एक्स वाई जेड कंपनी, है ना। एक साझेदार परिचय साझेदारों द्वारा इसे संस्थापित करने के अलावा अन्य कोई सत्ता नहीं होती है। अतः साझेदार की अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण विशेषताएं। अब क्या विशेषताएं साझेदार की? सबसे पहला तो दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, काय के लिए? साझेदारी गठन करने के लिए। तो साझेदारी गठन में एक समान लक्ष्य के साथ कम से कम दो व्यक्ति को साथ आना चाहिए। दूसरे शब्दों में एक फर्म के गठन में कम से कम दो साझेदार हो सकते हैं। किसी भी एक फर्म को बनाना होगा, इस फर्म में कम से कम 2%, जो दो लोग होंगे, ये दो लोग मिलके ही किसी फर्म को क्या करेंगे? बना पाएंगे, किसी व्यवसाय को चला पाएंगे, जिसको हम पार्टनरशिप बोल सकते हैं। हालांकि यहाँ पर एक फर्म काम करने के लिए व्यक्तियों को अधिकतम संख्या की एक सीमा है ना। मतलब सीमा है का मतलब क्या होता है कि किसी भी जो बिजनेस को, व्यवसाय को चलाते हैं उसमें भी एक क्या है? सीमा है कि आप इससे ज्यादा पार्टनर्स नहीं रख सकते। तो यहाँ पे अनुबंध की बात करें, एग्रीमेंट की बात करें, तो जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में समझौता या अनुबंध होता है तो उसी अनुबंध के परिणाम को हम क्या बोलते हैं? एक पार्टनरशिप डीड कहते हैं।
जो व्यवसाय चलाते वह लाभ हानि बांटते हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, किसी व्यवसाय को चला रहे हैं और उससे जो भी लाभ या हानि होता है उस लाभ और हानि को क्या करते हैं, आपस में बांटते हैं। अतः व्यवसाय चलाना तथा आपसी संबंधों के लिए समझौता, है ना, मतलब कि आप आपस में एक दूसरे से क्या कर सकें, कोऑर्डिनेशन रख सके, आपस में एक दूसरे से क्या कर सके, मिलके बिना मतभेद के व्यवसाय को आगे बढ़ा सके, इसलिए आप पहले से ही कोई एक अनुबंध करके रखते हैं। साझेदारी के बीच एक आधार होता है। यह आवश्यक नहीं है कि साझेदारों के बीच समझौता लिखित रूप में हो, मतलब जरूरी नहीं है कि रिटर्न, है ना, एक मौखिक समझौता भी वैध है। मतलब हमने जो अभी बात करी थी कि ओरल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। लेकिन किसी भी विवाद के बचने के लिए यह प्राथमिकता दी जाती है कि उनके बीच में जो समझौता हो वो क्या हो, लिखित हो, कि कल को कोई पार्टनर अपनी बातों से क्या नहीं कर जाए, अलग ना हो जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी समझौता, जो भी एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, उसको लिखित में बनाने की कोशिश करते हैं। यदि हम आगे देखें, तीसरा व्यवसाय, मतलब कि जब आप किसी साझेदारी में आते हैं तो किसी एक व्यवसाय के लिए आप क्या करते हो, साझेदारी करते हो। जैसे समझौता किसी व्यवसाय को चलाने के लिए किया जाना चाहिए, है ना, मतलब कि ऐसा नहीं कि आपने कोई साझेदारी बना ली और उसका कोई व्यवसाय नहीं चला रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं। आप जो साझेदारी कर रहे हो पर्टिकुलर किसी व्यवसाय के लिए होना चाहिए। किसी परिसंपत्ति मात्र के स्वामित्व से स्वतः साझेदारी का गठन नहीं हो जाता। उदाहरण के लिए यदि रोहित और सचिन, है ना, संयुक्त रूप से एक भूभाग खरीदते हैं, दोनों मिलकर एक भूभाग मतलब एक लैंड खरीदते हैं, तो वो उस परिसंपत्ति के संयुक्त रूप से प्लॉट्स के मालिक हैं, साझेदार नहीं, है ना, मतलब वो खाली मालिक है, क्योंकि उन्होंने कोई व्यवसाय नहीं खरीदा, उन्होंने कोई व्यवसाय चालू नहीं करा, उन्होंने कोई एक प्रॉपर्टी खरीदी जहां पे वो पार्टनर्स है, मगर इससे कोई ना लाभ हो रहा ना उसको हानि। यदि वह ये कार्य लाभ कमाने के लिए, है ना, मतलब अगर उनका पर्पस ये होता है कि वो उसके लिए क्या करें, लाभ कमाए, लाभ या हानि या व्यवसाय के रूप में उस जमीन को खरीदते, तो कहीं ना कहीं वो क्या कहलाते, साझेदार कहलाते। और लाभ के लिए जमीन को खरीदना व बेचते तो उन्हें क्या बोलते हैं, हम साझेदार कहा जाता है। तो बड़ा आसान है कि यदि आप किसी भी व्यवसाय को स्थापित करते हैं, चालू करते हैं, किस पर्पस से, कि उस व्यवसाय को आप आगे लेके जाएंगे और उससे जो भी लाभ हानि होगा उसको बांटेंगे, तभी क्या होगा, एक साझेदारी क्या होगी, उत्पन्न होगी या साझेदारी बनेगी। आगे यदि बात करें, पारस्परिक अभिकरण साझेदारी का एक व्यवसाय सभी साझेदारों द्वारा या फिर उनमें से किसी एक द्वारा चलाया जा सकता है। मतलब यहाँ पे हम बात करें तो ये कहना चाह रहा है म्यूचुअल एग्रीमेंट, है ना। म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि जो पार्टनर्स हैं वो पार्टनर्स आपस में कोई एक, है ना, जैसे बाय चांस तीन हमारे साझेदार एक्स, वाई और जेड, तो यदि एक्स डिसीजन लेता है तो इस डिसीजन पे वाई भी और जेड भी क्या होंगे, बाइंड होंगे, वो भी क्या होंगे, उसके लिए एक तरीके से जवाबदेह होंगे। इस कथन में दो महत्वपूर्ण आशय हैं। पहला, व्यवसाय चलाने के लिए प्रत्येक साझेदार अधिकृत है, मतलब हर एक साझेदार, हर एक पार्टनर ये अधिकृत या हक रखता है कि वो व्यवसाय को क्या कर सके, चला सके। दूसरे, सभी साझेदारों के बीच आपस में एक पारस्परिक एजेंसी का संबंध होता है ना, विद्यमान, मतलब कि कहीं ना कहीं ये हर पार्टनर एक दूसरे के क्या है, एजेंट, मतलब ये किसी भी तरीके से बिजनेस को यदि चलाते हैं तो एक एजेंट के तौर पे बिजनेस को रन कर रहे होते हैं। प्रत्येक साझेदार व्यवसाय चलाने के लिए प्रमुख होने के साथ साथ दूसरे साझेदारों की अभिकृतता भी है। वह अपने काम के द्वारा दूसरों को फर्म के व्यवसाय में हित आबद्ध कर सकता है तथा दूसरों के कामों से उनके साथ संबंध हो सकते हैं। पारस्परिक अभिकरण का संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यदि पारस्परिक अभिकरण एजेंसी के तत्व का अनुभव है तो कोई कह सकता है कि यहाँ तथाकथित साझेदारी नहीं है। मतलब यदि एक्स, वाई, जेड और तीन पार्टनर्स हैं या तीन साझेदार हैं और एक्स किसी भी डिसीजन को नहीं ले पा रहा या वाई किसी डिसीजन को नहीं ले पा रहा या जेड किसी डिसीजन को नहीं ले पा रहा, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे उनकी साझेदारी पे फर्क पड़ेगा। और कोई भी एक तरीके से जब भी कोई भी डिसीजन लेने होंगे तो एक दूसरे के डिसीजन को क्या नहीं किया जाएगा, माना नहीं जाएगा, जिसके कारण एक जो आपकी साझेदारी है उसको चलाने में क्या नहीं होगी, आसानियां नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं एक्स, वाई और जेड, इनमें एक पारस्परिक अभिकरण साझेदारी का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम पॉइंट की बात करें, लाभ का विभाजन, है ना, तो जो भी साझेदारी या भागीदारी होती है
वो एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व यह है कि साझेदारों के बीच समझौता निश्चित रूप से व्यवसाय है ना के लाभों या एवं हानियों को बांटने के लिए होना चाहिए। मतलब उनके बीच में जो भी एग्रीमेंट है, जो भी एक तरीके का उनके बीच में क्या है समझौता है, वो ये होना चाहिए कि जो भी लाभ या हानियां उस व्यवसाय से हो रही हैं वो आपस में बांटे। यद्यपि साझेदारी अधिनियम में के अंतर्गत परिभाषा के विवरण के साझेदार को उन लोगों के भी संबंध के रूप में बताया गया है जो व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत होते हैं। मतलब पार्टनर्स उन्हीं को कहते हैं जो व्यवसाय के जो भी लाभ या हानि होती है उनको बांटने के लिए क्या कर रहे होते हैं, एग्री कर रहे होते हैं, बांटने के लिए सहमत हो रहे होते हैं, जिसमें हानि भी नकारात्मक लाभ के रूप में लागू होती है। अतः लाभों की भागीदारी के साथ साथ हानियों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने किसी पार्टनर को खाली लाभ के लिए, प्रॉफिट के लिए रखा है, नहीं, जो उसका लॉस भी होगा बिजनेस का, उस लॉस के लिए भी क्या होगा, वो पार्टनर जिम्मेदार, वो साझेदार जिम्मेदार होगा। मगर यदि आप जब कोई व्यवसाय स्टार्ट कर रहे हैं और आपने खाली ये पहले ही एग्रीमेंट, पहले ही समझौता कर लिया कि एक्स खाली प्रॉफिट के लिए ही या लाभ के लिए ही एक तरीके से जवाबदेही होगा, हानि के लिए नहीं होगा, तो जो भी हानि होगी वो किसको लेनी पड़ेगी, वाई को, क्योंकि आपने पहले ही एक ऐसा समझौता बना के रखा था। या हालांकि यदि कुछ लोग धर्मार्थ कार्य कल्याणों कलापों के लिए किसी प्रकार का समझौता करते हैं तो इसे साझेदारी, मतलब आप किसी प्रॉफिट के लिए नहीं, आप एक तरीके से किसी सोशल वर्क के लिए किसी तरीके की पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं, तो ये इसको हम किसी तरीके की पार्टनरशिप नहीं बोलते। क्लियर? तो कहीं ना कहीं व्यवसाय होना चाहिए, लाभ और हानि होनी चाहिए। इसके अलावा छठवां जो हमारा पॉइंट है कि साझेदार का उत्तरदायित्व, प्रत्येक साझेदार संयुक्त रूप से दूसरे साझेदारों के साथ तथा स्वतंत्र रूप से भी फर्म के सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब यदि ये एक्स है, वाई है और ये जेड है, तो यदि एक्स किसी तरीके की डिसीजन लेगा तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल एक्स भी होगा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पूरी फर्म होगी। तो कहीं ना कहीं एक्स ले, चाहे वाई ले, चाहे जेड डिसीजन ले, वो सारे ही साझेदारों पर क्या रहता है, जब तक कि वह एक साझेदार है, जब तक क्या है वो एक पार्टनर है। केवल यही नहीं, एक साझेदार के एक फर्म के लिए असीमित उप उत्तरदायित्व होते हैं। अतः फर्म के कामों के लिए एक साझेदार की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से संबंध होती है तथा उसकी परिसंपत्तियां भी कर्म के ऋण चुकाने हेतु आबद्ध होती है। मतलब कि यदि किसी भी तरीके का फर्म को नुकसान भी होता है, कंपनी को, बिजनेस को, व्यवसाय को लॉस भी होता है, तो उस लॉस के लिए भी ये जो साझेदार हैं ये भी क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं और संयुक्त रूप से एक तरीके से लायबल होते हैं कि वो जो भी नुकसान व्यवसाय को हो रहा है उसको क्या करें, उसकी भरपाई करें। अगला यदि हम देखें लेखांकन हेतु अनुकूल प्रावधान। अब कुछ प्रावधान है वो हमें ध्यान में रखने हैं कि साझेदारों खातों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला क्या है कि लाभ या हानि विभाजन अनुपात, यदि समझौता लेखे लाभ विभाजन अनुपात पर अस्पष्ट या मौन है, मतलब यदि इनके बीच में किसी तरीके की डीड नहीं है, किसी तरीके का समझौता नहीं है, तो जो भी लाभ हानि होगी वो कैसे बांटी जाएगी, वो बराबर विसर्जित किया जाता है, चाहे फर्म में उनके क्या हो द्वारा लगाई गई पूंजी की भागीदारी जो भी हो, है ना, उससे कोई मतलब नहीं होता। यदि उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं है, मौन है, स्पष्ट है, तो जो भी फायदा नुकसान होगा वो हमें बराबर बांटना पड़ेगा। इसके अलावा पूंजी पर ब्याज, फर्म में लगाई गई पूंजी राशि पर कोई भी साझेदार ब्याज पाने के लिए विस्तृत अधिकार नहीं है। मतलब किसी भी तरीके का जो भी ब्याज होगा, इंटरेस्ट होगा, उसके लिए कोई भी साझेदार क्या नहीं है, लायबल नहीं है, एलिजिबल नहीं है, अगर उनके बीच में किसी तरीके का समझौता नहीं है। तो आहरण पर ब्याज, मगर यदि अगर वो लोन देता है तो उस लोन राशि पर क्या देना पड़ेगा, है ना। आहरण पर ब्याज यदि विलेख में इस बारे में कोई उल्लेख नहीं है, साझे द्वारा निकाली गई आहरित राशि पर कोई ब्याज नहीं, मतलब जो ड्राइंग होगा, है ना, यदि ड्राइंग्स की बात करें, ड्राइंग्स यदि पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए या साझेदार अपने पर्सनल यूज के लिए किसी भी तरीके का पैसा बिजनेस से, व्यवसाय से निकालता है तो उस पर भी किसी तरीके का ब्याज नहीं लगेगा। यदि हम आगे बात करें प्रबद्ध राशि पर ब्याज, यदि कोई साझेदार फर्म के व्यवसाय हेतु प्रबद्ध राशि, प्रबद्ध मतलब एक तरीके से लोन अमाउंट यदि कोई फर्म को प्रोवाइड करता है तो उस लोन पे अगर आपके बीच में समझौता नहीं भी है तो भी 6% प्रति वर्ष के हिसाब से जो व्यवसाय है, जो बिजनेस है, वो उस साझेदार को क्या करेगी, दे करेगी, मतलब पे करेगी। इसके अलावा फर्म के कार्य हेतु पारिश्रमिक, कोई भी साझेदार फर्म के व्यवसाय चलाने के लिए किसी भी प्रकार वेतन या पारिश्रमिक, मतलब किसी भी तरीके की या सैलरी या किसी भी तरीके का कमीशन, इस कमीशन के लिए क्या नहीं होगा, बाध्य नहीं होगा, लायबल नहीं होगा,
हकदार नहीं होगा जब तक इस बारे में साझेदारी विलेख में कोई प्रावधान ना किया गया हो। मतलब यदि उनके बीच में किसी तरीके का समझौता नहीं है कि क्या आपको कितनी सैलरी या कितना आपको क्या मिलेगी, कमीशन मिलेगी, है ना, तो इस तरीके से आप क्या नहीं कर सकते, आप क्लेम नहीं कर सकते, आप एक तरीके से फर्म के ऊपर बोल नहीं सकते कि आप हमें इतनी सैलरी या आप हमें इतना वेतन या पारिश्रमिक या कमीशन हमें दो, क्योंकि आपके बीच में किसी भी तरीके का समझौता नहीं है। तो किसी भी तरीके से व्यवसाय उत्तरदायित्व नहीं है कि वो आपको किसी भी तरीके का क्या नहीं दे, सैलरी नहीं दे या लोन नहीं। तो उपयुक्त प्रावधानों के अलावा भारतीय साझेदारी अधिनियम ये स्पष्टित करता है कि साझेदारों के बीच समझौता के एक विषय महत्वपूर्ण रखते हैं। यदि एक साझेदार फर्म के लिए किसी लेन देन से अपने कोई लाभ प्राप्त करता है, ये भी हमें याद रखना है कि किसी तरीके का कोई साझेदार यदि लाभ प्राप्त करता है या फर्म से संबंधित परिसंपत्ति व्यवसाय इस्तेमाल करता है या उसके फर्म का नाम इस्तेमाल करता है, तो वो फर्म के लिए किसी भी लाभ या भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा। मतलब यदि मैं एक्स की वाई की बात करूं और एक्स किसी भी तरीके का लाभ फर्म की प्रॉपर्टी से या फर्म के बिजनेस से, व्यवसाय से करता है, तो ये लाभ जो होगा ये पूरे फर्म को, व्यवसाय को बांटा जाएगा, ये खाली एक्स नहीं रखेगा या एक्स के पास नहीं जाएगा। क्लियर? यदि एक साझेदार फर्म के व्यवसाय के समान ही किसी व्यवसाय को चलाता है तो वह फर्म के प्रतियोगिता करता है, तो वह फर्म के लिए उत्तरदायी होगा, वह अपने व्यवसाय के प्राप्त लाभों को फर्म के लिए दे होगा। मतलब यदि एक साझेदार क्या करे, फर्म के व्यवसाय के समान ही किसी व्यवसाय को, मतलब जैसे कोई एक बाय चांस कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो साथ में जो साझेदार है वो अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चला रहा है, मगर क्या होगा जब उनके बीच में एग्रीमेंट होगा तो ये बात हुई होगी कि वो किसी भी उस बिजनेस में नहीं जाएंगे, किसी भी उस व्यवसाय में नहीं जाएंगे जिस व्यवसाय में उसने साझेदारी करी। तो यदि वो ऐसा कुछ करता भी है आगे जाके, तो वो जो भी उससे नुकसान या फायदा होगा, उस फायदे के लिए जो व्यवसाय है वो भी क्या होगा, बाध्य होगा, वो भी उस व्यवसाय से जो भी लाभ होगा वो प्राप्त करेगा। तो ये हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। इसी के साथ हमने क्या क्या चीजें पढ़ी आज हमने साझेदारी के बारे में पढ़ा कि साझेदारी जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 और सेक्शन 4 के अंदर हम देखते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी व्यवसाय को चलाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, साझेदारी कहते हैं, और जो भी उससे लाभ हानि होती है वो आपस में क्या करते हैं, बांटते हैं। इसके अलावा हमने प्रावधान देखे काय के, यदि साझेदारी जो उनके बीच में एग्रीमेंट है, एक तरीके से समझौता है, वो यदि नहीं हो तो हमें याद रखना है कि केवल जो लाभ और हानि है वो बराबर बांटना है, और दूसरा जिस तरीके का किसी भी तरीके का लोन यदि पार्टनर ने दिया है, साझेदार ने फर्म को दिया है, उस लोन पे 6% का ब्याज देना। तो ना ही किसी तरीके के ब्याज पूंजी पर, ना ही किसी तरीके का ब्याज उनकी ड्राइंग पर, ना ही किसी तरीके का वेतन, परिश्रम या सैलरी या कमीशन के लिए कोई भी साझेदार क्या नहीं होता, हकदार नहीं होता। तो ये आज हमने हल्का सा एक इंट्रोडक्शन पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा। जवाबदेही और भरोसे की जोड़ी, यही है असली साझेदारी की कहानी। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही और एजुकेशनल जो कंटेंट है वो हम आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।